छोटू चल बेटा जरा जल्दी कर, वो 5 नंबर वाली टेबल पर कस्टमर बहुत देर से खाने का इंतजार कर रहा है और बाहर भी लाइन बढ़ती जा रही है। इतना लेट करेंगे तो सब बगल वाले होटल में चले जाएंगे। बस मालिक 5 नंबर वाले का ऑर्डर तैयार है और यहाँ कुछ टेबल भी बस खाली होने वाली हैं, तो बाहर वाले कस्टमर्स अब अंदर आ सकते हैं। ये है सत्यभान और इसका होटल अतिथि देवो भव। जैसा इस होटल का नाम था ठीक वैसा ही यहाँ का काम था। होटल के अंदर आने से पहले हर कस्टमर का तिलक किया जाता था और फिर बड़े ही सम्मान के साथ उसे बिठाकर खाना परोसा जाता था। इस अनोखे तरीके की वजह से ही सत्यभान का ये होटल बहुत मशहूर था और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आते थे। होटल के खाने का बढ़िया स्वाद और यहाँ की साफ सफाई भी एक बड़ी वजह थी कि आसपास के कई होटलों और ढाबों को छोड़कर कस्टमर सत्यभान के पास ही आते थे। सर मेरा नाम रमन है, मैं पब्लिक टाइम्स अखबार से आया हूँ, मुझे आपका इंटरव्यू करना है। अच्छा हाँ क्यों नहीं, आइए आइए। रुकिए पहले मैं आपका तिलक करूँगा। हाँ अब ठीक है, अब आप यहाँ आराम से बैठिए। छोटू जल्दी से साहब के लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और बढ़िया चाय तो लेकर आ। हाँ तो सत्यभान जी, सबसे पहले मैं आपका पूरा होटल और यहाँ की किचन देखना चाहूंगा। वैसे सुना तो मैंने ये है कि आप किसी को भी अपनी रसोई में लेकर नहीं जाते, लेकिन मुझे तो आपके वहाँ लेकर जाना ही होगा, वरना ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। अरे बस वो बात ऐसी है कि आप तो जानते ही हैं, होटल के बिजनेस में सारा खेल खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों और रेसिपी का ही है, और यहाँ मैंने और मेरे साथियों ने बड़ी मेहनत से ये सब तैयार किया है। अच्छा लेकिन आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं, मतलब आपके साथी, अगर उनमें से किसी ने धोखा दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ जितने भी लोग मेरे लिए काम करते हैं वो सब के सब मेरे गांव से ही हैं, यानी सब मेरा परिवार है। आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे मेरा कोई साथी छोड़कर नहीं गया। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब तो आप इतने मशहूर हो गए, आपका होटल एक ब्रांड बन चुका है, तो लोग आपकी रसोई को अंदर से देखना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके मसालों और रेसिपीज का राज नहीं खोलूंगा, लेकिन रसोई के अंदर की कुछ फोटोज तो चाहिए होंगी आपके इंटरव्यू के साथ छापने के लिए। सत्यभान उस पत्रकार को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही उस पत्रकार की बातों में फंस जाता है। अखबार में अपना इंटरव्यू और फोटो छपने की बात से वो बहुत खुश था और इसी खुशी में वो बह गया और उस पत्रकार को उसने अपने होटल का एक एक कोना बहुत अच्छे से दिखाया। साथ ही अपनी रसोई में ले जाकर अपने सारे तौर तरीकों और रेसिपीज का भी अनजाने में खुलासा करता गया। वो पत्रकार होटल की लगभग हर चीज की तस्वीर ले रहा था। इंटरव्यू के दौरान उसने सत्यभान से कई सवाल पूछे, जिनके जवाबों में सत्यभान के सारे सीक्रेट खुलते जा रहे थे। अच्छा सत्यभान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंटरव्यू के लिए शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। जी आपका बहुत शुक्रिया। वैसे ये सब कब छपेगा अखबार में? बस यही 1-2 दिन में, मैं आपको फोन पर इन्फॉर्म करूंगा। इतना कहकर वो पत्रकार सत्यभान के होटल से बाहर निकलता है और कुछ दूर पहुंचते ही मुस्कुराते हुए अपने गले में पहना हुआ आई कार्ड उतारकर एक कूड़े के ढेर में फेंक देता है। बड़ा अक्लमंद समझता था खुद को, एक नंबर का बेवकूफ निकला ये तो। असल में ये आदमी कोई पत्रकार था ही नहीं, पास ही मौजूद एक दूसरे होटल के मालिक का रिश्तेदार था, जो पत्रकार बनकर सत्यभान के सारे सीक्रेट जानने के लिए उसके पास गया था। ये आदमी अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। इधर सत्यभान रोज सुबह के अखबार में अपने इंटरव्यू के छपने का इंतजार कर रहा था। जा छोटू, देख तो अखबार आ गया होगा। अब तो पूरे 4 दिन हो लिए, आज तो पक्का अपनी फोटो छपी होगी। छोटू फौरन उस दिन का अखबार लेकर आता है, लेकिन बीते दिनों की तरह उसमें भी सत्यभान और उसके होटल का जिक्र तक नहीं था। ये देखकर सत्यभान उदास हो जाता है। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। फिर सत्यभान ने उम्मीद ही छोड़ दी और ये सब कुछ भुला दिया। फिर एक दिन अचानक सत्यभान के होटल में रेड पड़ जाती है। फूड इंस्पेक्टर अपने कुछ आदमियों के साथ सत्यभान के होटल पहुंचते हैं और वहां मौजूद हर चीज की जांच करने लगते हैं। देखिए, हमें आपके होटल के खिलाफ शिकायत मिली है कि आप खाने में नकली सामान का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सालों से मैं इस होटल को चला रहा हूँ, वो भी पूरी ईमानदारी से। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ की तलाशी लेने दीजिए। चलिए हटिए यहाँ से। पूरी टीम होटल का कोना कोना छानने लगती है। तभी उन्हें किचन के पास एक छोटा सा दरवाजा दिखता है। फूड इंस्पेक्टर खुद इस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं तो उन्हें काफी मात्रा में नकली घी, तेल, नकली मसाले जैसी कई चीजें मिलती हैं। तो ये है तुम्हारी ईमानदारी का सबूत? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सत्यभान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। खाद्य विभाग की टीम सत्यभान के होटल को सील कर देती है। साथ ही सत्यभान को जेल भेज दिया जाता है। एक ही पल में सत्यभान का सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसका परिवार सड़क पर आ गया था। सत्यभान खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सका और उसका सब कुछ जुर्माने की रकम अदा करने में चला जाता है। उसके गांव के लोग जो उसके लिए काम किया करते थे, वो भी उसका साथ छोड़कर गांव वापस चले जाते हैं।
सिवाय छोटू के। चलो तुम्हारी जमानत हो गई है। जमानत की बात सुनकर सत्यभान चौंक जाता है। वो बाहर आकर देखता है तो एक वकील के साथ खड़ा छोटू उसका इंतजार कर रहा था। छोटू, तूने ये सब कैसे किया बेटा? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तो बिन माँ बाप का एक लावारिस था मालिक। आपने मुझे सहारा दिया था तो मैं आपको इस हाल में अकेला कैसे छोड़ देता? आपको याद है, मैं हर महीने की तनख्वाह से कुछ पैसे जोड़ता था अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। बस वही आज काम आ गए। छोटू की बात सुनकर सत्यभान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो छोटू को गले लगा लेता है। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। शहर भर में सत्यभान का नाम खराब हो चुका था। इसलिए सत्यभान अपने परिवार और छोटू के साथ शहर छोड़कर अपने गांव चला जाता है। वहाँ बांस के बड़े बड़े जंगल थे जिनके बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर सत्यभान और उसका परिवार रहने लगता है। सत्यभान के पास गुजर बसर के लायक भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसे कुछ तो करना ही था। तभी एक दिन उसने गांव के एक बच्चे को एक आधे कटे बांस में कुछ खाते हुए देखा। सत्यभान उस बच्चे के पास गया और उससे बोला, बेटा ये क्या खा रहे हो? ये हरे बांस का अचार है और ये रोटी है। ये बर्तन, ये भी बांस से बना है। वो यहाँ गांव में बांस ही सबसे ज्यादा उगता है ना, तो हम लोग इसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उस बच्चे की बात सुनकर जैसे सत्यभान के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। उसने फौरन छोटू को अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाने लगा। फिर अगले दिन तड़के सुबह ही वो छोटू के साथ बांस के जंगल में गया और ढेर सारी बांस की लकड़ियाँ काट कर ले आया। सत्यभान और छोटू दिन रात लगे रहे और देखते ही देखते उन दोनों ने सिर्फ बांस की मदद से पूरा का पूरा होटल बनाकर तैयार कर लिया, जहाँ दीवारें भी बांस की थीं और सारे बर्तन भी। अब सवाल ये था कि इस होटल में पकेगा क्या? मालिक आप चिंता मत कीजिए, हमें जाकर सब लोगों से बात करनी चाहिए जो शहर में अपने साथ काम करते थे। मुझे विश्वास है कि वो सब हमारा साथ जरूर देंगे। छोटू की बात मानकर सत्यभान अपने गांव के लोगों से बात करता है। धीरे धीरे गांव के कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। कई लोग उसे मुफ्त में राशन देते हैं, जिसके साथ हरे बांस का इस्तेमाल करके सत्यभान और छोटू होटल के लिए खाना बनाते हैं। और इस तरह एक बार फिर सत्यभान का होटल चल पड़ता है। लेकिन हालात अब पहले से बहुत अलग थे। कई दिनों तक सत्यभान के होटल में एक भी ग्राहक नहीं आता। फिर एक दिन शहर से कुछ दोस्तों का एक ग्रुप वहां आता है और सत्यभान के अनोखे होटल को देखकर चौंक जाता है। कुछ नया आजमाने के इरादे से वो सभी सत्यभान के होटल के अंदर आ जाते हैं। सत्यभान उन सब की बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करता है और फिर भाई वाह, मजा आ गया। ये तो बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था। शहर से इतनी दूर इतनी अच्छी सर्विस और उससे भी बढ़िया खाना। सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो पता ही नहीं था कि बांस को भी खा सकते हैं, वो भी इतने अलग अलग रेसिपीज में। सत्यभान के खाने और अलग किस्म के होटल की तारीफ वो सभी दोस्त अपने दूसरे दोस्तों से जाकर करते हैं, जिसके चलते और भी लोग खास तौर पर सत्यभान के होटल में खाना खाने वहाँ पर आते हैं। सत्यभान की सर्विस और खाना बहुत जल्दी अपना पहचान बना रहा था। लोग शहर के हाई फाई होटल छोड़कर सत्यभान के पास गांव में आ रहे थे। धीरे धीरे सत्यभान की गाड़ी पटरी पर आने लगती है और उसके पुराने साथी जो गाँव में ही थे वो भी उसके पास काम पर लौट आते हैं। मालिक भगवान की दया से अब सब ठीक हो रहा है, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो सब नकली सामान उस दिन अपने होटल में आया कहाँ से। ये पहेली तो सच में सुलझानी ही होगी छोटू। मुझे लगता है मुझे कुछ करना चाहिए। सत्यभान के पास अब इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वो अपने खिलाफ रची गई साजिश की जांच करवा सकता था। वो अपने केस को रीओपन करवाता है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से सारा सच बाहर निकलवाता है। असल में रमन जो सत्यभान के पास पत्रकार बनकर आया था, ये सब उसके और उसके रिश्तेदार की सांठगांठ थी, जो सत्यभान के पुराने होटल के पास ही अपना होटल चलाता था। साथ ही सत्यभान की तरक्की से जलता भी था। रमन के द्वारा जुटाई गई जानकारी की मदद से ही वो सारा नकली सामान रातों रात चुपके से सत्यभान के होटल के अंदर पहुंचाया गया था। प्राइवेट डिटेक्टिव ने सारे जरूरी सबूत जुटा लिए थे, जिनकी मदद से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दोषियों को सजा मिली और सत्यभान को उसकी खोई हुई इज्जत। शहर में मौजूद सत्यभान की सारी संपत्ति उसे वापस मिल जाती है, जहां सत्यभान फिर से अपना होटल शुरू करता है, लेकिन बिल्कुल नई थीम, नए तौर तरीकों और नई रेसिपीज के साथ। राधापुर गांव में शांता और सुमन नाम की सौतेली माँ और बेटी रहा करती थी। शांता सुमन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा करती थी और उसे बेवजह मारा पीटा करती थी। वो अपने पति किशोर के सामने प्यार जताने का नाटक किया करती थी। ले बेटी कुछ खा ले, दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। शांता, तुम सुमन का कितना ध्यान रखती हो?
सुमन अपने पापा को ये सच्चाई नहीं बताती थी और चुपचाप सारे दर्द सहती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीते। शांता पेट सी थी। ये बात बहुत खुश होकर वो अपने पति किशोर को बताती है। सुनिए जी, मैं मां बनने वाली हूं। सच में? मैं बहुत खुश हूं। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। सुमन को पता चलेगा तो वो कितनी खुश होगी। किशोर भी सोचकर खुश होता है। शांता मन ही मन सोचती है, ये अच्छा मौका है इस लड़की को घर से निकालने का। इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। अब तो इसको निकलना ही पड़ेगा घर से, नहीं तो ये मेरे बच्चे का हिस्सा भी खा लेगी। तभी एक सुबह शांता चिल्लाती हुई भाग रही थी। बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। क्या हुआ? तुम चिल्लाती हुई भाग किस ले रही हो? सुमन के हाथों में छुरी है, वो मुझे मारना चाहती है और मेरी ओर ही आ रही है। किशोर सुमन के हाथों में छुरी देखकर कहता है, अरे अरे, तुम क्या कर रही हो? छुरी से अपनी माँ को मारोगी क्या? जिसने तुम्हें माँ जैसा प्यार दिया, आज तुम उसकी जान लेने पर तुली हुई हो। भला ऐसा कोई करता है क्या? पापा, ये सच नहीं है, झूठ है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप मुझे गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। उसने रोते हुए सच्चाई बताने की कोशिश की, पर किशोर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा, सुमन, तुमने ऐसा क्यों किया? निकल जाओ मेरे घर से बाहर। और सुमन को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी सुमन रोते रोते जंगल की तरफ चल पड़ी और बीच जंगल में पहुंच गई। वहां एक पेड़ के नीचे वो बैठ गई और सोचने लगी, मैंने कोई गलती नहीं की थी, फिर माँ ने ऐसा क्यों किया? वो ऐसा सोचकर रोए जा रही थी। तभी उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। वो डर गई और सोचने लगी, बाप रे, इस जंगल में तो मुझे बहुत खतरनाक जानवर मिलेंगे। मुझे इन सब से बचकर रहना होगा। मुझे इस पेड़ पर घर बनाकर रहना चाहिए, वरना ये जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। मैंने आज तक पापा को सच नहीं बताया। पापा को सच पता चलना चाहिए था। ऐसा सोचकर वो जंगल की तरफ चल पड़ी। कुछ बांस की लकड़ियां इकट्ठी करके एक सुंदर घर उस पेड़ पर बना दिया। जब घर बन गया तो उसने सोचा कि वो आराम से रह सकती है। जंगल में सेब फल लाकर खा लेती और पास की नदी में नहा लेती थी। एक बार रोते हुए सुमन ने सोचा, माँ देखो ना, पापा ने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। भला मैं झूठ क्यों बोलती? सौतेली माँ की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया। आप ही बताओ माँ, ये कितना सही है? अगर आप होती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। सुमन रोने लगी, पर उसे पापा की याद आ रही थी। वो पापा के पास जाना चाहती थी, पर डर के मारे जा नहीं सकती थी। एक दिन फल चुग रही थी, तभी वहां एक औरत आई और जोर जोर से रोते हुए कह रही थी, क्यों भगवान मुझे जिंदा रखा? किसी जानवर के हाथों मुझे मरवा देते तो अच्छा था। और वो रोना शुरू कर देती है। ये सुनकर सुमन उसके पास जाती है। दादी माँ, आप कौन हो और क्यों रोई जा रही हो? बेटा, मैंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू अच्छी नहीं है, मुझे बहुत सताती है। मेरी वजह से उन दोनों में झगड़े होते हैं। मेरी दिक्कत के कारण मुझे घर से निकाल दिया। अब कहाँ जाऊंगी मैं? वो रो रो कर अपनी पीड़ा बता रही थी। यहाँ जंगली जानवरों का एक वक्त का भोजन बन सकूं, ऐसा सोचकर मैं यहाँ आई हूँ। और वो रोने लगी। सुमन उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी हुई और उसे अपने घर ले आई। सुमन का बांस का घर देखकर बूढ़ी औरत आश्चर्यचकित हो गई और बोली, बेटा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता? मेरी माँ का देहांत हो गया है। मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर सौतेली माँ मुझे पसंद नहीं करती। उन्होंने मुझे सब्जी काटने के लिए छुरी पकड़ाई। छुरी देकर सब्जियां नहीं दी और मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैं उन्हें मारना चाहती हूँ और पिताजी से शिकायत कर दी। पिताजी ने गुस्से में आकर मुझे डांट कर घर से निकाल दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये कहकर सुमन रोने लगी तो बूढ़ी दादी ने उसे चुप कराया और कहा, देखो बेटा, पिछले जन्म का नाता होगा जो हम यूं मिले। अब हम साथ रहेंगे। तब से वो दोनों वहीं रहने लगी। कुछ महीने बाद उन्होंने जंगल में फल तोड़कर बेचना शुरू कर दिया, जिससे वो पैसे कमाने लगी। सुमन जब एक बार फल बेच रही थी तो उसकी सौतेली माँ वहां आ गई। उसने सुमन से कहा,
बेटी सुमन, मुझे माफ कर दो। तुझे घर से बाहर करने के बदले मुझे भगवान ने अच्छी सजा दी। क्या हुआ माँ? मेरा पैर फिसल गया था, मैं गिर गई और मैंने अपना बच्चा खो दिया। तुम्हारे पापा बहुत दुखी हुए। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी, पर किशोर ने कहा, ये तुमने क्या किया? अनजाने में तुम्हारी बातों में आकर फूल सी बच्ची को मैंने घर से निकाल दिया। पता नहीं वो किस हाल में होगी और कहाँ होगी। और वो मुझ पर चिल्ला रहे थे तो उनको दिल का दौरा पड़ गया। अब वो बस तुझे ही याद करते रहते हैं। घर चल बेटी, मुझे पापा से मिलना है। शांता सुमन को लेकर घर की ओर चल पड़ी। किशोर सुमन को देखकर बहुत खुश हुआ और उससे माफी मांगता है। बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सुमन कुछ पैसे देकर जंगल की ओर चल पड़ी। किशोर और शांता उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं रुकी। जंगल में जाकर बूढ़ी औरत ने सुमन से पूछा, बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा का मन बदल गया था तो तुम वहाँ क्यों नहीं रुकी? दादी माँ, अभी तो उनका मन बदल गया था, पर बाद में फिर दोबारा मन बदल जाता तो मैं क्या करती? और दूसरी बात, यहाँ तुम भी तो अकेली रहती। तुम अपना सब कुछ छोड़कर आई हो, तो आपको मैं अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? बेटा, तुमने अनजान औरत के लिए इतना सोचा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। और दोनों फल बेचकर सुखी सुखी रहने लगी। जंगल में एक दूसरे का सहारा बनी। तभी एक दिन बूढ़ी औरत का बेटा ढूंढते हुए जंगल की ओर आए। माँ, आपकी बहू आपको बहुत याद कर रही है। आपके जाने के बाद वो छत से गिर गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तब से ही आपको बहुत याद कर रही है। तो तू क्या चाहता है बेटा? माँ, आप हमारे साथ घर चलो, हमें आपकी जरूरत है। नहीं नहीं, मैं अब तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। मैं यहीं पर खुश हूँ और कोई परेशानी नहीं लेना चाहती। तुम घर जाकर बहू की सेवा करो और खुश रहो। पर माँ। नहीं बेटा, अब मैं चाहकर भी घर नहीं आ सकती। मैं तुम्हारा भरे पूरे परिवार को बिखेरना नहीं चाहती। मैं यहीं पर ठीक हूँ। यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया है जिसमें मैं खुश हूँ और किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेना चाहती। तुम जाओ बहू के पास, बहू को तुम्हारी जरूरत है। बेटा मुंह लटकाकर वापस चला जाता है। दादी माँ, आपको आपका बेटा लेने आया था तो आप क्यों नहीं गई? आपकी बहू को भी आपकी जरूरत है। आपको शिकायत थी कि आपकी बहू आपसे खुश नहीं, पर अब तो आपकी बहू ही आपको बुलाना चाहती है, फिर आप क्यों नहीं गए? बेटा, ये दोनों सिर्फ मुझे काम के लिए बुलाना चाहते थे, क्योंकि अब बहू से काम नहीं हो सकता। इसलिए मुझे एक नौकरानी के रूप में मेरा बेटा मुझे घर लेने आया था, जिससे उसकी बहू की सेवा हो सके। पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरी बहू ठीक हो जाएगी तो वो फिर से मुझे लात मार कर भगा देगी और दोबारा मैं ये अपमान नहीं सह सकती। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खुश हूँ, 2 वक्त की रोटी चैन से खा रही हूँ। और वो सुमन को गले से लगा लेती है। अब सुमन और बूढ़ी औरत सुकून से जीवन यापन करने लगी। फल बेचकर जो भी मिलता सुकून से खाती और खुश रहती थी, अपने परिवार से दूर, अपने बांस के घर में। अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।